सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 5 करा चुके हैं, 5 पार्ट करा चुके हैं। उनको एक बार जाके देख लीजिए, आपका बेसिक और काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके आगे की चीजें हम पार्ट 6 में लेने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बेसिकली कि हम इतने सारे पार्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में पूरा लेक्चर कराएंगे तो कम से कम 3 घंटे के आसपास लेगा। अगर हमें सारी चीज डिस्कस करानी है तो हमें टाइम काफी लगेगा, फिर बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम 20 से 25 मिनट के हर पार्ट बनाते जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये सारी चीजें हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, इनको बताने की जरूरत है नहीं कि भाई ये क्या चीज होती है, कैसे क्या होता है। अगर आपको समझना है तो पुराने वाली वीडियो में जाके समझ लेना। पुराने वाली वीडियोस में मैंने सब बता रखा है, ये क्या क्या चीजें होती है, कोलाइड की प्रावस्था, कोलाइड का वर्गीकरण, ये सब बता रखा है। आज हम लेंगे ये विधियां भी मैंने पुराने वाले लेक्चर में बता दी थी, अब संगणन विधियां बता दी थी। अब आज हम लेंगे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन, कि भाई शुद्धिकरण कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली विधि है अपोहन, डायलिसिस। आपने कई बार देखा होगा कि भाई जिनके खून शुद्ध प्योर नहीं हो पाता, तो हम कोई डायलिसिस के थ्रू हम किसी व्यक्ति को खून प्योरिफिकेशन करते हैं। तो एक तरह से ये अपोहन विधि है। डायलिसिस बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कोई बीमार, इसका खून साफ नहीं हो पाता, इससे उसको बीमारी हो रही है, तो उसको डायलिसिस विधि से उसका खून साफ करते हैं। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं अपोहन विधि क्या होती है। तो एक बार पेन ले लेते हैं, उसको समझ में आता जाएगा साथ ही साथ। तो अपोहन यानी डायलिसिस की इस प्रोसेस में ये बेसिकली किस सिद्धांत पर आधारित है। ये इस पर आधारित है कि कोलाइडी कण होता है, कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली या कोशिका झिल्ली तो आप जानते होंगे, और चर्म पत्र में से विसरित नहीं हो सकते हैं, जबकि वैद्युत अपघट्य के आयन विसरित हो जाते हैं। तो ये इसमें कहना चाहता है कि जो कोलाइड के कण होते हैं ना, कोलाइड के कण तो विसरित नहीं हो पाते। यानी एक झिल्ली होगी, झिल्ली में से हम कोलाइड कण निकालेंगे तो वो तो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो वैद्युत अपघट्य के आयन होते हैं ना, वो पार हो जाएंगे। हमने ये पढ़ रखा है भाई, कैसे होता है, ये पुराने वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि कोशिका झिल्ली में से कोलाइड के कण तो वो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन वैद्युत अपघट्य के कण पार हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, देखो ये लिख रखा है, ये पूरी यहाँ पे ये चित्र बन रखा है, डायग्राम। इसमें जल है और ये अशुद्ध शॉल है, पार्चमेंट झिल्ली कह सकते हैं, अशुद्ध शॉल है। यानी इसके अंदर इम्प्योर यानी कुछ गंदगी भी होगी, शॉल की गंदगी भी इस झिल्ली में बंद अंदर कर दी, एक तरह से थैला है। और वो थैला क्या है, एक झिल्ली है और बाहर पानी है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो अशुद्धि होगी ना, शॉल होगी, शॉल में एक तो प्योर होगी और एक अशुद्धियां होंगी। तो जो अशुद्धियां होंगी ना, आयन, विद्युत अपघट्य के आयन, वो तो मैंने अभी बताया कि विसरित हो जाएंगे। आयन इसमें से निकलते हुए बाहर पानी में मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अभी ऊपर कॉन्सेप्ट लिख रखा है कि कोलाइड कण नहीं हो पाते, कोलाइड कण विसरित नहीं हो पाते। तो इसके अंदर अशुद्धियां होंगी, क्या होगी, कोलाइड कण होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो बाकी चीजें है ना, आयन फाइन, वो तो सब बाहर आके पानी में निकल जाएंगे, और बाकी जो कोलाइड के कण बचेंगे वो तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि कोलाइड कण झिल्ली से बाहर नहीं जा पाते। कोलाइड कण इसके अंदर रह जाएंगे। तो हमें इसके अंदर क्या मिल जाएगा, शुद्ध कोलाइड कण मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, शुद्ध कोलाइड कण मिल जाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसमें ये लिख रखा है कि कोलाइड विलयन को पार्चमेंट या कोशिका झिल्ली के पोहक में पानी के साथ भर लेते हैं। धीरे धीरे वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां बाहर की ओर विसरित हो जाती हैं। वैद्युत अपघट्य बाहर निकलने लग जाएगा, क्योंकि पार कर सकते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसी में रह जाएंगे। कोलाइडी कण झिल्ली होती है, उसको पार नहीं कर पाते थे। वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में पृथक करने की प्रक्रिया यानी उचित झिल्ली से विसरण का होना अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। यही लिख रखा है, वास्तविक विलयन में से कोलाइड के कणों को शुद्ध करने की प्रक्रिया झिल्ली का यूज करते हुए क्या कहलाएगा, अपोहन कहलाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला है वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी अपोहन था, अब वैद्युत अपोहन है। बेसिकली उसमें जो हमारे पुराने वाले इसमें देखा था कि इसमें तो अपने आप ही होगी, प्रोसेस अपने आप होगी, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि देखो इसमें से अशुद्धियां जो आयन फाइन होंगे वो इसमें से झिल्ली के थ्रू बाहर तो जाएंगे, पर इसमें अपने आप नहीं जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा, तो बहुत स्लो जाएंगे, कई टाइम लगेगा, कई साल लग जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई चीज जल्दी करानी है, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा अल्टरनेट ढूंढेंगे, कोई ऐसा चीज ढूंढेंगे जिससे इस प्रोसेस को तेज कराया जा सके। तो सेम टू सेम ये अपोहन नहीं है, बस इसमें वैद्युत यानी इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, इसलिए इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। बेसिकली इसमें ये करेंगे
कि इधर तो प्लस इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये देखो प्लस दिख रहा है, इधर माइनस लगा देंगे, है ना, माइनस लगा देंगे। अब ये क्या ये जल है और एक तरह से ये झिल्ली है, जैसे हमने पिछले वाली में पार्चमेंट झिल्ली तरह एक थैला सा लिया था, इसमें एक झिल्ली की परत बना दी। अब इसमें विद्युत अपघट्य होगा और अशुद्धियां होंगी। तो जो अशुद्धियां होंगी, अब मुझे पता है अपघट्य तो इसके अंदर रह जाएगा, लेकिन अशुद्धियां तो बाहर जाएंगी ना। लेकिन अगर सिंपल अपवन होता तो धीरे धीरे जाती, लेकिन अब ये इलेक्ट्रोड लगा दी तो इधर प्लस है, तो जो माइनस वाली अशुद्धियां होंगी ना वो जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये खींचने वाले एक तरह से फोर्स कर लग गया। अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रखा था तो वो आराम से हो रहा था, लेकिन अब एक तरह से फोर्स लग गया, इलेक्ट्रो फोर्स लग गया। तो जो इधर माइनस अशुद्धियां होंगी वो तो प्लस की तरफ जाएंगी, और प्लस वाली अशुद्धियां होंगी वो इस तरफ जाएंगी। तो जो अशुद्धियां ना वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगी, क्योंकि ये एक तरह से फोर्स खींचने वाला हो गया। अब कोई चीज अपने आप निकल रही है, उसको टाइम लगा, और कोई खींचने वाला चीज आ जाए तो जल्दी निकल जाएगी। तो बेसिकली बस इसमें ये प्रोसेस होती है, यह अपवन की विकसित प्रक्रिया होती है, क्योंकि सामान्य अपवन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपवन वैद्युत अपवन कहलाता है। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र यूज करें तो वैद्युत अपवन। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चित्र के अनुसार दो अपोहन झिल्लियों के मध्य बल लेते हैं। अपोहन झिल्लियां ये रहा, इनके मध्य वैद्युत अपघट्य बल लेंगे, है ना, और शुद्ध जल को बाह्य भाग में भर लेते हैं, यानी बाहर की तरफ शुद्ध जल भर लेंगे। और इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड बाह्य भाग में होते हैं, हमने अभी देख रहे हैं डायग्राम से, बाह्य भाग में होते हैं। जब इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धि में उपस्थित आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर तीव्र गति से विसरित होते हैं, जिससे विसरण की दर बढ़ जाती है। प्रभावी पृथक्करण हेतु पानी का निरंतर प्रवाह आवश्यक होता है। अभी ये मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, इलेक्ट्रोड के कारण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर तीव्र गति से विसरित होती हैं, अशुद्धियां होती है ना, तो विपरीत इलेक्ट्रोड है, मैंने बताया ना, प्लस है तो माइनस वाली शुद्धियां आएंगी, माइनस तो प्लस वाली शुद्धियां आएंगी, जल्दी जल्दी होने लग जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और अगला अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। एक तरह से इससे हमें पता चला है माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर कर रहे हैं। माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो यानी बहुत छोटी कोई चीज होगी, अल्ट्रा माइक्रो, माइक्रो बहुत छोटा होता है, अल्ट्रा यानी उससे भी छोटा, बहुत छोटी कोई चीज होगी, उससे हम फिल्टर कर रहे हैं। तो बेसिकली नाम से हमें समझ में आ रहा है, अब हम थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हैं। ये नाम मैं इसलिए क्लियर बता रहा हूँ, जिससे अगर कुछ याद नहीं हो पाए तो हम नाम से थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा के कुछ ना कुछ तो मार्क्स हम ले आए। तो क्या होगा, कोलाइडी कण साधारण निस्यंदक के बाहर निकल जाते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण की थोड़ी साइज ज्यादा होती है, तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो तो झिल्ली से निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी कण नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना, कोलाइडी कणों का आकार जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली के आकार से भी छोटा हो जाता है, कभी कभार होता होगा भाई। जैसे पत्थर है, पत्थरों के सभी टुकड़े समान जैसे नहीं हो सकते ना, वैसे उसी प्रकार जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली के कभी कभी इतनी साइज की आ जाती है कि उसके जो झिल्ली का साइज होगा ना वो कोलाइडी कणों से ज्यादा हो जाता है, जिससे कोलाइडी कण भी उसके साथ आ जाते हैं। यानी जो अपना अशुद्धियां होती है ना, अशुद्धियों के साथ ही कोलाइडी कण भी बाहर निकल आता है। कुछ पूरा तो नहीं निकल पाता, पर कुछ निकल आता है, जिससे हमारा कोलाइडी कण हम पूरा नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसी स्थिति में अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, यानी बहुत माइक्रो फिल्टर हम यूज करते हैं। तो देखते हैं अभी छिद्रों के आकार को कम करने के लिए, क्योंकि अब छिद्रों का आकार बड़ा हो जाएगा तो कण आसानी से निकल जाएंगे, हमें उनके कण तो निकालने नहीं है ना, जो कोलाइड है, तो हमें छिद्रों उनके हम ऐसा कर देंगे भाई, जो फिल्टर है उसकी साइज को ही छोटा कर देंगे, जिससे जो कण है ना कोलाइडी कण वो निकल नहीं पाएंगे। तो बस ये करते हैं कि छिद्रों के आकार को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम जिलेटिन या कोलाइडी विलयन में भिगोकर पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते हैं। बेसिकली क्या करेंगे कि जो होगा ना झिल्ली, उसको हम जिलेटिन में मिलाएंगे। तो जिलेटिन में मिलाने के बाद उसकी जो छिद्र है ना वो हल्के हल्के भर जाएंगे, क्योंकि पूरे तो नहीं भरेंगे, पर जो बाकी परत हल्की हल्की भर जाएगी, तो जिससे साइज छोटा हो जाएगा। तो जिलेटिन या कोलाइडी विलयन में पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते हैं, जिससे छिद्र कठोर हो जाए। ऐसे ये जिलेटिन कोलाइडी विलयन में भिगोकर पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते हैं। पहले भिगोएंगे, फिर फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो सूख जाएगी, फिर क्या करेंगे, क्योंकि जिलेटिन में मिलाएंगे तो गीली हो जाएगी, उसके परत लग जाएगी, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाएंगे तो सूखने के बाद वो कठोर हो जाएगा। इस प्रकार के निस्यंदक को अति सूक्ष्म निस्यंदक कहते हैं। तो पूछ सकते हैं भाई अति सूक्ष्म निस्यंदक बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते हैं, जिलेटिन या कोलाइडी विलयन। ऑप्शन दे सकता है भाई, कौन सा नहीं मिलाते, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। इज इट क्लियर? और जो कि वैद्युत अपघट्यों तथा अन्य विलय अशुद्धियों को अपने में से गुजरने देता है, किंतु शुद्ध कोलाइडी कणों को रोक लेता है। बस बेसिकली ये कि साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो अशुद्धियां वो तो निकल जाएंगी, लेकिन जो कोलाइडी कण है अब वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनका साइज तो बड़ा रह गया ना अब झिल्ली से, क्योंकि झिल्ली को और भी छोटा कर दिया, तो वो तो नहीं निकल पाएंगे। इसके स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद है भाई कोलाइडी कणों विलयनों के गुण, कोलाइडी विलयनों के गुण। भाई कोलाइडी विलयनों के क्या क्या गुण होते हैं, तो फर्स्ट है विषमांगी प्रकृति, हेटेरोजेनिटी,
यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने से कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांग यानी सब जगह पे समान प्रकृति नहीं होती। अब कणों का साइज बड़ा होता है तो ये बड़ा आ गया, है ना, ये बड़ा आ गया, छोटा आ गया, कभी कभार छोटा भी रह सकता है, तो इस कारण इसकी प्रकृति विषमांगी होती है। अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, कोलाइडी मुख्यतः द्रव विरोधी कोलाइड अस्थिर होते हैं। मैंने बताया था ना कि द्रव स्नेही और द्रव के आधार पे, तो जो द्रव स्नेही होते हैं वो तो स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन जो कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी यानी द्रव विरागी कोलाइड, वो अस्थिर होते हैं क्योंकि प्रावस्था कणों का आकार बड़ा होता है, कुछ समय पश्चात गुरुत्व बलों से निलंबन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो कण होते हैं ना उनका आकार बड़ा होता है। अब आकार बड़ा हो जाएगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है m इंटू जी, m होता है मास जितना ज्यादा आकार होगा उतना ज्यादा मास हो जाएगा। तो बस मास अगर बहुत कम मास होगा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन इनका आकार बड़ा हो जाने के कारण कुछ तो मास हो जाता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हो जाता है साइज बढ़ने का। अब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो नीचे धकेलेगा तो निलंबन हो जाएगा, यानी हमें परत नीचे तल में मिल जाएगा। और एक होता है सतही क्षेत्रफल। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का कुल सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्तम अधिशोषक की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने बताया था भाई, जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा अधिशोषक होगा, इतना ज्यादा प्रभावी अधिशोषक होगा, मैंने बता रखा है। तथा प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि हमने बताया था उत्प्रेरक की प्रोसेस में क्या होता है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक सतह प्रदान करते हैं, एक तरह से सतह हमें प्रोवाइड कराते हैं जिससे रिएक्शन होती है। ए पदार्थ आ गया और बी पदार्थ भी सतह पे आ गया तो वो रिएक्शन आसानी से कर लेते हैं, एक तरह से सतह प्रदान करते हैं। अब सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो रिएक्शन भी तेज हो जाएगी, और रिएक्शन तेज हो रही है, उत्प्रेरक एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। और रंग भाई, कोलाइडी विलयनों का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ रखा होगा पुरानी क्लासों में कि जो कलर होता है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर डिपेंड करता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। कोलाइडी कण प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, कोलाइडी विलयन उसी तरंग दैर्ध्य के रंग का दिखाई देता है। यानी बेसिकली ये कह रखा है कि कोलाइडी कण होंगे, पहले जिस कोलाइडी कण होंगे वो प्रकाश को करेंगे प्रकीर्णित करेंगे, और जिस प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णित करेंगे उसी तरंग दैर्ध्य के रंग का हमें दिखाई देगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब जिसको प्रकीर्णित करे ना उसी के जैसा दिखाई देगा। प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य का मान कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर सॉल्ट में उपस्थित सिल्वर के कणों का आकार ये होता है 6 × 10⁻⁵ मिलीमीटर होने पर सालू का रंग पीला नारंगी और 10⁻⁵ मिलीमीटर होने पर लाल नारंगी होता है। यानी कि जो सिल्वर सॉल्ट में अगर सिल्वर के कण की साइज इतनी है तो जो प्रकाश है ना वो पीला नारंगी होगा, क्योंकि पीला नारंगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी इनके बराबर होगी, इन्हीं के साइज के बराबर होगी जितना सिल्वर कण है। अगर इनकी सिल्वर के कणों की साइज 9 × 10⁻⁵ है तब इनका जो रंग है प्रकाशित जो प्रदर्शित होने वाले प्रकाश का रंग नारंगी होगा, क्योंकि जब हम देखेंगे लाल नारंगी रंग तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी इसी के बराबर होगी। यानी जिस हिसाब का जो सॉल होगा उसी हिसाब से हमें रंग प्रदर्शित होगा। अब अगला है सेडिमेंटेशन अवसादन। तो किसी सॉल को अपकेंद्रीय मशीन में लेकर तेजी से घुमाने पर, ये हमने देखा यहाँ मैकेनिकल ऑपरेशन अभी हमने देखा था ना भाई, ये जो मशीन है उसको रोटेशन कर रहे थे तो हम वो बना रहे थे कोलाइडी कण। बस यही है कि किसी सॉल को अपकेंद्रीय मशीन में लेकर तेजी से घुमाने पर सॉल के कण निस्सादित हो जाते हैं। यानी तेजी से घुमाएंगे तो सॉल है ना, सॉल एक साथ पिसने लग जाएगी तो फटाफट नीचे निस्सादित हो जाएगी, सेडिमेंट यानी इकट्ठी हो जाएगी, तरह से नीचे तल में चली जाएगी। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। बेसिकली जैसे मैंने ये रोटेशन हो रहा है, अब इसमें से पिस के जा रहा है, फिर नीचे इकट्ठा होता जाएगा और अवसादित हो जाएगा एक साथ। आपने पूरा एग्जांपल देखा होगा, जब मैं पानी के ऊपर हम नमक फमक डालते तो पहले ऊपर जाता है, फिर उसके बाद में जाके नीचे तल में बैठ जाते हैं एक तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं चारों तरफ हो, पूरे पानी में फैले, लेकिन कभी कभार पूरा नमक पानी में नहीं घुल पाता तो वो नीचे तल में जाकर बैठ जाता है। तो बेसिकली अवसादन यही होता है कि तेजी से घुमाते हैं तो पूरा तो प्योर सॉल्ट कभी कभार नहीं बन पाती और ये कण निस्सादित हो जाते हैं और नीचे तल में बैठ जाते हैं। यह विधि वृहद अणुओं का आणविक भार ज्ञात किया जा सकता है इस विधि द्वारा। वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो फर्दर टॉपिक है, उसको हम बाद में कभी पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि कोलाइडी विलयनों के गुण, एक तो ये है, और
क्या क्या पढ़ा हमने, विषमांगी प्रकृति की, भाई ये विषमांगी प्रकृति होते हैं, साइज के कारण अनस्टेबिलिटी होती है, जो द्रव विरोधी क्लोराइड होते हैं उनकी, और सतही क्षेत्रफल मैंने बताया था, सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है ना, जिससे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। रंग मैंने बताया था कि भाई जिस साइज का वो कोलाइड का रंग कोलाइड होगा उसी हिसाब से रंग प्रदर्शित करेगा। और अवसादन में बताया था कि पीसते हैं हम, तेजी से घुमाते हैं सॉल को अपकेंद्रीय मशीन में, तो वो जो सॉल होती है वो नीचे तल में बैठ जाती है, इसे क्या कहते हैं, हम अवसादन कह लेते हैं। तो हमने पढ़ा विषमांगी प्रकृति, अस्थिरता, सतही क्षेत्रफल, अवसादन, रंग आज पढ़ा। और क्या पढ़ा, और पढ़ा हमने कि भाई कैसे फिल्टर किया जा सकता है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो अपवन बताया हमने, पार्चमेंट झिल्ली में से हमने अपने आप कैसे बताया, हमने देखा कि पार्चमेंट झिल्ली होती है, उसमें से जो कोलाइड होता है वो तो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि साइज बड़ी होती है कोलाइड की, और झिल्ली की साइज छोटी होती है तो निकल नहीं पाएगा, और जो वैद्युत अपघट्ट होता है वो निकल जाता है। लेकिन हमने देखा कि इस प्रक्रिया में टाइम लेता है, तो हमने वैद्युत अपवहन लगाया, जिससे हमने इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगा दिए, जिससे जो प्लस की तरफ तो माइनस वाली अशुद्धियां आ जाएंगी, माइनस की तरफ प्लस वाली अशुद्धियां आ जाएंगी। और एक हमने बताया अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो हमने देखा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोलाइड के कण होते हैं ना, कभी कभार साइज छोटी रह जाती है, और जो झिल्ली होती है ना उसके कण उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिससे जो कण है ना, जो कोलाइड है, कोलाइड भी बाहर निकल आता है, जिससे हम पूरा सही कोलाइड नहीं मिला पाते। तो इसी स्थिति में हम ऐसा करते हैं कि हम जिलेटिन में मिला के फॉर्मेल्डिहाइड मिला देते हैं, जिससे सूख के वो ठोस हो जाता है, और साइज जो फिल्टर की होती है, जो झिल्ली की होती है, वो छोटी हो जाती है, जिससे हमें जो कोलाइड मिलता है वो प्योर कोलाइड मिलता है। और ये चीजें हमने पढ़ रखी है आज। और बाकी कल हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति और प्रकाशिक गुण, जैसे टिंडल इफेक्ट, वैद्युत गुण, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। सो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमें ये भी बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और हम धीरे धीरे वीडियो और भी लेते जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू सून। नहीं हमारे यहाँ तो आई बार